इसको नाम दिया है करियर पॉडकास्ट, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही सहायक होगा। आज हमारे साथ जो सम्मानित अतिथि हैं श्री विनीत जी साकेत जज साहब सीतामऊ कोर्ट से, तहसीलदार साहब श्री मोहित जी सीनम साहब। तो सर मैं सीधा ही आपसे वार्तालाप शुरू करता हूँ। तो सर बच्चों के मन में बड़ा एक अजीब सा वो रहता है कि ये जज साहब जो है वो करते क्या है, और जुडिशरी से क्योंकि आम आदमी जुड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि जिसका काम कोर्ट में पड़ता है कोर्ट कचहरी में वही फेस करता है जज को। आज तो हम साक्षात आपको फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों के मन में से थोड़ा सा वो शंकाएं निकालिए और हमें बताइए कि ये जज की पोस्ट होती क्या है और इसका समाज में क्या काम है। पवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा सबको एक ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड सारे टीचर्स ऑफ द डाइस, जितने हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स बैठे हुए हैं, भैया जी लोग, दीदी जी लोग, जितने छोटे भाई बहन हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और इट्स रियली गुड टू बी बैक होम। घर आके बहुत अच्छा लगता है। आप सारे बच्चे से बात कर रहा हूँ कि जब छुट्टियाँ होती हैं आप लोगों की, घर जाते तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा ना। मुझे बिल्कुल वैसा फील हो रहा है आज कि मैं घर वापस आया हूँ। थोड़ी सी एक बात मुझे ये लगी, मैं आया तो था यहाँ पे अपने घर वापस, अपने एक स्टूडेंट बन के, एक छात्र बन के, पूर्व छात्र बन के। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया कि फिर मुझे याद दिला दिया कि मैं जज हूँ। 24 घंटे 12 महीने लगातार मैं जज रहता हूँ, लेकिन आज मैं फ्री होके आना चाह रहा था कि आज मैं बच्चा हूँ, स्कूल का बच्चा हूँ। मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ, आप सबका छोटा भाई हूँ। तो इसके साथ शुरू करते हैं कि जैसा आपने पूछा कि जज का काम क्या होता है, समाज में कैसे अपनी सर्विस देते हैं। चलिए एक छोटी सी बात हम बताते हैं, अपने स्कूल से रिलेटेड बताते हैं। स्कूल के आपके मेन गेट के बाहर क्या लिखा होता है? आपने कहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, कोई बता सकता है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। हम नवोदय आते हैं शिक्षा ग्रहण करने, और जब नवोदय से बाहर जाते हैं तो जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, उसके माध्यम से अपने समाज को, अपने स्टेट को, अपने जिले को, अपने देश को किस प्रकार से सेवा दे सकते हैं, वो हम पूरा अपने नवोदय के कार्यकाल में सीखते हैं। 7 साल लंबा समय होता है, एक ग्रोइंग फेज होता है। हमारे स्कूल के, जब मैं दीवा नवोदय में था, बताया आप भैया लोगों ने कि 2010 में पास आउट हुआ हूँ। जब मैं स्कूल गया था तो हमारे पीटी के टीचर थे, तो हमेशा एक बात कहा करते थे कि यहाँ के बच्चे आते पता कैसे हैं? ऐसे ऐसे करते हुए, नाक पोंछते हुए, आंसू पोंछते हुए आते हैं, लेकिन जब स्कूल से जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, कॉलर खड़ी करके जाते हैं। इसका मतलब उस टाइम पे छोटे थे, समझ में आता नहीं था, लेकिन जब स्कूल से निकले, बाहर गए, तब हमें समझ में आया कि सर ने हंसी मजाक में कितनी बड़ी बात कही थी। जब आप सभी स्कूल आते हैं, नवोदय आते हैं, तो घर से छोड़ के आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा की याद आती है, रोना आता है, नाक बहती है। लेकिन जब हम स्कूल से निकलते हैं तो ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, आप स्मार्ट बच्चे बन के निकलते हैं। आप सब के सब एक जिले, मंदसौर जिले के क्रीम हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पहुँचे हैं, तो जिले के सबसे बड़ी क्रीम है। यही कंपटीशन की भावना ज़िंदगी भर रखिए। स्कूल से निकलेंगे तो आपको जो कॉलेज में पढ़ना है, जिस कॉलेज में पढ़ना है, उसके लिए फाइट करिए। कॉलेज निकलने के बाद जो पाथ आप चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए। 85%, 95% मेहनत होता है, 5% लक होता है। मेहनत करने से मत डरिएगा, क्योंकि आपको 7 साल में सिखा दिया जाएगा मेहनत करना। तो मैं अपने बारे में छोटा सा एक बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं क्लास 10th में था। उस टाइम पे 10th के बाद स्ट्रीम चूज करनी होती है, आप सबको पता है, आप सबने चूज की है। तो उस समय स्ट्रीम चूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप करियर किस सब्जेक्ट में बिल्ड करना चाहते हैं, उस हिसाब से स्ट्रीम चूज करिए। जैसा अभी सर ने बताया था कि इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगा था शायद अब काफ़ी कुछ बदल गया है, लोग अभी और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद अभी भी थोड़ा बहुत तो है इस बारे में कि डॉक्टर या इंजीनियर, या तो एम्स जाना है या आईआईटी जाना है।
हमारे टाइम पे भी था, बिल्कुल भी चीज़ थी कि हमें 10th के बाद ऐसा स्ट्रीम लेना है कि या तो हम डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। तो मैंने भी चूज़ कर लिया बायोलॉजी, मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन 10th जिस ईयर मैंने पास आउट किया था, तो उस वर्ष में मेरे एक भैया हैं, उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर किया था और वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गए थे। मैं जब घर आया तो मेरे बड़े भाई साहब ने पूछा कि क्या करना चाहते हो, क्या बनना है, तो मैंने बहुत नॉनचलेंटली बोला कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगे। उस टाइम पे भैया ने मुझे कैलकुलेशन बताया, सबके लिए अप्लाई नहीं करता है, मेरे लिए था, वो अप्लाई किया था, कि भैया ने बताया कि आप डॉक्टर बनने के लिए आपको, हमारे टाइम पे पीएमटी एग्ज़ाम हुआ करता था, अभी होता है नीट होता है। तो आपके परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि नीट का एग्ज़ाम देना होगा आपको। नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़े, दूसरा अटेम्प्ट देना पड़े। उसके बाद आप अराउंड 16-17 के एज के होते हैं, 2 साल अपन दिए, फिर 5 साल के MBBS वो घुसने के बाद, उसके बाद मास्टर्स किया, MD किया, उसके बाद जाके फुल फ्लेज डॉक्टर बनते हैं। इसमें अराउंड 8-9 साल चले जाते हैं। उसकी अपेक्षा मुझे भैया ने बोला कि आप लॉ की तैयारी करिए। लॉ शब्द मैंने पहली बार सुना, क्योंकि हमारी फैमिली का, मेरे जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ मैं। लॉयर एक ब्रॉड टर्म होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो लॉ करिए, क्योंकि मेरे भैया ने किया था, एग्जाम क्वालिफाई किया था। तब उस टाइम पे एक माइंड मेकअप करना, जैसे आपके विधायक महोदय ने बोला था कि माइंड मेकअप करना और गोल सेटअप करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप 10th के टाइम पे ही माइंड मेकअप करिए कि आपको करियर क्या चूज करना है, अकॉर्डिंगली आप तैयारी करिए कि 11th और 12th में क्या पढ़ाई करनी है। 11th और 12th बहुत बड़ा बेस होता है, कहते हैं ना कि एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। 11th और 12th में अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। अब मैं आता हूँ लॉ के फील्ड में। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक आर्ट्स का, आपने बताया कि आर्ट्स यहाँ होता है। आप सर थोड़ा सा इसको आसान और करेंगे कि छात्र जज बनने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो वहीं से मैं पहुंच रहा हूं। मैं शुरुआत, देखिए आपको अपने बेसिक शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको लॉ के क्षेत्र में आना पड़ेगा, उसके बाद आप जज बनेंगे। तो है क्या, अभी भी काफी वेग है चीजें और अस्पष्ट हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एलॉबरेट तरीके से बताना चाह रहा हूं कि 10th के बाद आप ऐसा स्ट्रीम चुनिए कि जो आपकी लॉ की फील्ड को सपोर्ट करे। क्योंकि आपने साइंस ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया, ऑब्वियसली आप लॉ चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी ट्रांजिशन में, क्योंकि आपने 11th और 12th में साइंस पढ़ा है या मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो उसके बाद आपके लॉ के सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए लॉ पे जाने के लिए आप 10th के बाद ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज वाले बताइए प्लीज। जी, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। हाँ जी, यही सब्जेक्ट्स होते हैं आपके किसी में, लॉ के फील्ड में। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होती है, सोशियोलॉजी आर्ट्स में आता है, आर्ट्स में आता है ना आपको, उसमें आता है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र होता है, ये पढ़ने होते हैं। फिर सिविक्स होता है, नागरिक शास्त्र होता है, ये चीज़ें। तो आप 11th और 12th में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो आप समझिए कि आप लॉ के एंट्रेंस में जो पढ़ाई करने वाले हैं उसमें आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। नागरिक शास्त्र, सिविक्स और सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस आपने बताया, ये ज्योग्राफी है सर, और ज्योग्राफी मैंने पढ़ा है इसलिए वो आ गया विषय। अच्छा ठीक है। तो ज्योग्राफी भी तो काम आएगी क्योंकि जीके का पार्ट होता है वो। 12th 11th आपने 12th कर लिया इन ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से। उसके बाद बहुत ही कैटेगोरिकली बताऊंगा कि 2 तरीके होते हैं लॉ फील्ड में जाने के लिए। एक होता है LLB, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ। एक होता है BA LLB। तो बैचलर ऑफ लॉ जो सिंपल LLB जो पहला नंबर बताया मैंने, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, PG कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का मतलब होता है कि आपने 12th के बाद पहले एक ग्रेजुएशन कर लिया 3 साल का, उसके बाद आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं। वो भी LLB 3 साल का कोर्स होता है। तो फिर दूसरा जो बताया मैंने BA LLB या BSc LLB या BB LLB होता है। आजकल 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं लॉ के फील्ड में ही। तो आपका 1 साल बच जाता है और आप स्पेसिफिकली ऑनर्स के सब्जेक्ट में लॉ कंप्लीट कर सकते हैं 5 साल कोर्स वाला। अब हमने LLB और BLLB देख लिया। इसके बाद
अब आपको चूज करना होगा कि आप कॉलेज में कैसे पढ़ना चाहते हैं, किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। जो सिंपल अपने जिलों में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज होते हैं, शासकीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं, वो होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें BLLB कोर्स ऑफर नहीं होता है अभी। उनमें सिंपली LLB होता है और उसका मास्टर्स कोर्स LLM होता है। तो LLB करने के लिए आपको सिंपल कॉलेज तो मिल जाएंगे, लेकिन BA LLB करने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आपने कितने लोगों ने क्लैट का नाम सुना है? CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सबने सुना है। मैंने भी क्लैट का एग्जाम दिया था अपने स्कूल से, मतलब 2010 में क्रॉस करने के बाद क्लैट का एग्जाम दिया, क्लैट में सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट हुआ था। वैसे ही आप भी क्लैट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, कंपटीशन होता है, अच्छी तैयारी करिए, इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ GS मतलब जनरल स्टडीज, जीके, जिसको जीके बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 11वीं और 12वीं में आप सिविक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश वगैरह ये कवर कर सकते हैं। क्लैट की तैयारी में यही सब्जेक्ट आएंगे, इसलिए बेहतर है कि 11वीं 12वीं से ही तैयारी करना शुरू कर दें। फिर क्लैट का एग्ज़ाम होगा। क्लैट के एग्ज़ाम के बाद देश में 16 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग बटी हुई है अलग अलग करके। उनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। उसमें 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है लॉ का, वो आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आप सिविल जज का एग्ज़ाम हाई कोर्ट हर साल कराती है अपने अपने स्टेट की। हम जैसे मध्य प्रदेश में हैं तो हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट, जिस जिस स्टेट के जैसे लोग हैं वहाँ के हाई कोर्ट्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। कुछ स्टेट्स में PSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो आप वो एग्ज़ाम टेकअप करिए। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप बन जाते हैं सिविल जज। सर मैं इसमें बीच में हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि डायरेक्ट ही जज बन सकते हैं कि पहले लॉयर बन के प्रैक्टिस करनी पड़ती है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट है ये। लॉ करने के बाद अभी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आप सभी जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि जज बनने से पहले आपको 3 साल की वकालत मैंडेटरी हो गई है। जैसे आपका LLB या BLLB कोर्स कंप्लीट होगा, वैसे उसके बाद से लेकर 3 साल तक आपको वकालत करना आवश्यक है। हमारे टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम मतलब 2024 के पहले ये मैंडेटरी नहीं था, इसके बाद अभी मैंडेटरी हो गया है। तो वो 3 साल भी आप कवर करके रखिए, क्योंकि जज बनने के लिए अब देखिए एज फैक्टर भी होता है। जैसे मेरे एग्जाम्पल है, मैं 25 का था तब मेरी एग्जाम क्लियर हो गया था और 26 से मैंने ज्वाइन कर लिया था। आप वो एज कवर करके रखिए और ये टाइम कैसे बचाना है ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि करियर है, आप जितना लंबा चले उतना बेहतर होता है। तो शुरू में जो बताया, LLB के बजाय आप BLLB चूज करें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। नेशनल लॉ कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BLLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती हैं, जैसे कि इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी है, भोपाल की यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ है कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज? मंदसौर में होना चाहिए। मंदसौर में, नीमच में भी है कॉलेज। हाँ जी, तो वहाँ शायद करता हो, उसके मुझे क्लियर ज्ञान नहीं है। आप BLLB चूज़ करिए, इससे आपका 1 साल बचेगा। उसके बाद आप 3 साल की प्रैक्टिस करके जज के एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब जज बनने के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जज करते क्या हैं। आप सभी ने ज्वाली LLB देखी है, 1, 2, 3 सब देखी है। उसमें जो कैरेक्टर हैं जज के, श्री सुंदरलाल त्रिपाठी या सौरभ शुक्ला जी, काफ़ी फनी कैरिकेचर है। थोड़ा बहुत कहूँगा समानता होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये जो पिक्चर में दिखाते हैं रियलिस्टिक भी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है ना। प्रॉब्लम्स जो है उनकी वो अलग चीज़ है कि उनकी समस्याएं क्या होती हैं, वो हर प्रोफेशन में होती हैं, लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। आप फिल्मों से प्रेरणा मत लीजिए कि जैसे ऐसे होते हैं या ऐसे करना चाहिए। रियल लाइफ में है कि आपके समाज में 2 पक्षकारों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया,
दो प्रकृति के प्रकरण होते हैं, या तो आपराधिक प्रकृति के या सिविल प्रकृति के। सिविल प्रकृति के प्रकरण वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी को लेके विवाद होता है। आपराधिक प्रकृति जो आप हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते होंगे, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये प्रकृति होती है। तो ये केसेस हम डील करते हैं कोर्ट में। स्पेसिफिकली आप क्या जानना चाहते हैं, मैं बता दूं जज के बारे में। सर हम जानना चाहते हैं एक क्रोनोलॉजी अगर बच्चों को पता चल जाए, जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्लैट, हाँ। क्लैट के बाद लॉ कॉलेज के बाद 3 साल की प्रैक्टिस, देन जज, ये होती है आपकी। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे क्लैट का एग्जाम देना है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो कोई भी एक जन बताना चाहे कैसे मतलब सोच में आया कि क्लैट एग्जाम देना है? आप में से कोई? मतलब जिसने हाथ उठाया, जिसने नहीं उठाया तो आपको प्रेरणा कैसे मिली या बता दें, आप यहाँ आके बता सकते हैं। आ जाइए। ये हमारा विद्यार्थी श्रेयस ठाकुर, इसके पिताजी कोर्ट में ही किसी पद पे हैं। मुझे वो पद का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। अरे वाह सर, वो मेरे को लॉ में इंटरेस्ट है और एसएसटी अच्छी भी लगती है। अच्छा, ये कारण आपका बहुत अच्छी बात है। तो अगर क्लैट का एग्जाम आपने सोचा क्लैट का देना, अभी किस क्लास में हो आप? 10th में हो ना? 10th के बाद ही आपको चूज करना है, तो मायने मेकअप कर लिया कि क्या स्ट्रीम चूज करेंगे? यस सर, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस लेंगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा। और मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने हाथ उठाया था और जिन्होंने शायद हेजिटेशन में हाथ नहीं उठाया, उनके लिए भी है ये कि 10th के बाद आप चूज कर लीजिए स्ट्रीम पर्टिकुलर, जो कि आपको आपके करियर में हेल्प करेगी। क्योंकि बेस जो आप तैयारी करेंगे क्लैट के एग्जाम के लिए, उसमें वही पढ़ रहा है जो 11th 12th का सिलेबस होता है। आप में से सबको पता है कि जब यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है तो उसमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ती है 6वीं से लेकर 12वीं तक। मोहित जी आपने पढ़ा होगा, है ना? तो उस प्रिपरेशन के लिए आप देखिए बेस अपने को देखना पड़ता है। 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। साइंस, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी हो गई, जो भी है सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपको अभी से अवसर मिल रहा है पढ़ने का, तो चूज करिए। उसके बाद आप क्लैट का एग्जाम दीजिए। क्लैट के बाद नेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। अगर वो नहीं मिलता तो क्लैट के नंबर के आधार पे, क्लैट में कितना मार्क्स आया आपको, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी रैंकिंग तैयार कर लेती है अपनी। जैसे गुजरात में एक निर्मा यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है पुणे का, और ग्लोबल जिंदल है। ये सब प्राइवेट कॉलेज भी हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे हैं। तो ये कॉलेजेस हैं जो कि अलग से भी कोर्स कराते हैं, और ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज इसमें क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते, एक मिनट, अगर आप लोगों में से पर्सनल कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल हाथ उठा के पूछ लीजिए अभी, कोई या आपका फिर प्रश्न चलिए हो, कोई? हमारा बात हो जाएगी, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, हमारे विद्यालय में हम बर्थडे विश करते हैं यहाँ प्रेयर में, मॉर्निंग असेंबली में। तो बच्चे अपना इंटरेस्ट यहाँ आके बताते हैं थैंक यू बोलने के साथ कि आई वांट टू बिकम मैक्सिमम दे से आई वांट टू बिकम आईपीएस, आई वांट टू बिकम आईएएस। तो सर आप भी सिविल सर्विसेज में ही हैं, ये भी दोनों सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो आपने सर सिविल सर्विसेज को करियर क्यों चुना? आपको प्रेरणा कहाँ से पड़ी? नहीं सर, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका धन्यवाद कि आपने मंच मुझे प्रदान किया है सभी को मार्गदर्शन के लिए। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल साहब, जवाहर नवोदय लदुना, जैसे रामपुरा नाम हमेशा मेरे मन में रहता है, तो आज लदुना बोलना पड़ेगा क्योंकि लदुना जेएलवी मंसूरी है और वो भी जेएलवी मंसूरी था। हाँ, मतलब जैसे रामपुरा नवोदय और लदुना नवोदय को मैं अलग नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब हम थे वहाँ नवोदय में तब एक ही नवोदय हुआ करते थे। ये काफ़ी बाद में शायद 2003 या 4 के आसपास ये खुला था, 2002 में शायद ये खुला था। तो हमारे जब हम नवोदय में पढ़ते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट मंसूर के हुआ करते थे, हम कॉमन नवोदय हुआ करता था, तो इसलिए एक ही नवोदय हम मानते हैं, और इसको भी मैं मेरा नवोदय मान भी आया हूँ। वैसे सर भी रीवा नवोदय के हैं, लेकिन वो भी नवोदय कहीं का भी हो, बल्कि किसी अन्य प्रदेश में भी चले जाए, लेकिन नवोदय हमेशा अपना ही नवोदय रहता है। और किसी भी नवोदय का बच्चा अगर पढ़ा हुआ हो तो अगर कहीं भी किसी भी जगह पर मिल जाए
तो वो हमेशा वो अपना ही स्टूडेंट या अपना ही दोस्त, अपना ही भाई बन जाता है। हमारी टैगलाइन ही है ये, हम ही नवोदय हैं। हमें नवोदय हो, बिल्कुल। और ये सार्थक भी है। जैसे सर बता रहे हैं, मैं काफ़ी जगह, जैसे जैसलमेर एक बार घूमना गया था, तो वहाँ पर नवोदय होटल नाम से एक अच्छी होटल खुली हुई है। तो मतलब आपको, मतलब कहीं भी आप जाओ, नवोदय के लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ करते हुए मिल जाएंगे। और अगर एक शब्द और सुन लेंगे कि आप नवोदय से हो, तो फिर आप देखो हवा बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती है, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और एकदम भाईचारा, दोस्ताना ऐसा डेवलप हो जाता है कि कह नहीं सकते हम इसका। तो वैसे सर आपने दूसरे प्रश्न पूछे, उन पर मैं आता हूँ। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और जज साहब की बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मन साझा करने का मौका मिला सर के साथ। सिविल सर्विस का आपने पूछा है। सिविल सर्विस देखिए आजकल सबसे अच्छा कैरियर चॉइस मानते हैं हर कोई। एक समय था जब हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था। हमारे समय में भी यही ट्रेंड हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारी एवेन्यूज़ नए नए आ गए हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स आ गई हैं। सिविल सर्विस भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन के लिए सभी के लिए आए हैं। सिविल सर्विस हो गया, आजकल देश में स्टार्टअप का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी बच्चे भी जैसे 11-12 भी पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, अपने आप के अंदर कोई अच्छी स्किल डेवलप करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर स्किल डेवलप किसी ने कर ली है। तो आप देखो इंडिया में बहुत सारे 25 की एज की कम कम के नए नए कंपनीज के फाउंडर आ रहे हैं, जिनकी बहुत कम एज है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर अपनी स्कूल टाइम में ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करी है कि वो उस चीज़ में मास्टर हो गए। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप खोले, जैसे आप स्विगी सुनते हैं, जोमेटो सुनते होंगे आप काफ़ी, या बहुत अच्छे अच्छे से पेटीएम हो गया, या डे लाइफ में बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं जो अपने लिए लाइफ आसान बनाते हैं। तो सब आपके जैसे ही उन्होंने स्कूल लेवल पे अपनी एक स्किल डेवलप करी, उसमें महारत हासिल करी। उसमें कई लोग तो शायद कॉलेज में नहीं गए होंगे, बिना कॉलेज जाए भी उन्होंने अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना मुकाम पाया है। तो मैं वो सिविल सर्विस के टॉपिक पे आऊँगा कि मैं भी आपके जैसे ही, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही बैठा करता था। जैसे सर आप बताइए कि जो जिला कलेक्टर होते हैं हमारे नवोदय के चेयरपर्सन कहते हैं उनको, तो जैसे कलेक्टर महोदय यहाँ पर भी आते रहते होंगे हमेशा, सालाना बैठक में आते हैं, या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है आते रहते थे। तो मैं भी आपके जैसे ही नीचे बैठा करता था, कलेक्टर महोदय आया करते थे। तो सर्वप्रथम प्रेरणा तो वही रही है कि कलेक्टर साहब को देख के बहुत एंथुसियास्टिक लगता था कि यार कितना अच्छा पद है। सभी मतलब काफ़ी उनको देख के चार्मिंग लगा था हमको कि यार हमको भी इस प्रकार का करना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये रहा कि हमेशा मेरा, जैसे आप बोल रहे हो SST में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा भी 6 से हमेशा ही सोशल साइंस में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। स्टूडेंट सर दो तरह के होते हैं, एक तो बच्चे इस प्रकार के होते हैं जो हमेशा स्पोर्ट्स में अच्छा काम करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में ना करते हुए स्टडी की तरफ ज़्यादा करते हैं, एकेडमी में ज़्यादा उनका रहता है। तो मेरा भी हमेशा एकेडमी में काफ़ी इंटरेस्ट शुरू से रहा था। काफ़ी बुक मुझे सोशल साइंस हमेशा पढ़ने का शौक रहा है। हमेशा मैथ्स मेरी हमेशा पुअर रहा करती थी, तो उसको मैं कवर अप परसेंटेज में करने के लिए सोशल साइंस में अच्छा करता था, मतलब हमेशा मेरे नंबर उसमें ज़्यादा करने का प्रयास करता था। और मेरा एक जैसे यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी होगी, तो हमारे